मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फाइंडिंग माय फायर। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए इन हरियाणा। जो आज की वीडियो है, आज उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में जिसके बिना आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो देखो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ाम जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में को मैं बताऊंगी कि क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। साथ ही साथ बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगी जो मैंने फॉलो की थी अपना HTET को क्लियर करने के लिए। ये एग्ज़ाम है HTET, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है साल में एक बार बाय भिवानी बोर्ड HBSC से इसको मतलब करवाया जाता है। और ये ही वो एग्ज़ाम है, अगर आप इसको क्लियर कर जाते हैं तो आप टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बता देते हैं। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसकी एलिजिबिलिटी है, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आप मेरे चैनल पर विज़िट करते हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अदरवाइज़ मैं लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। उसकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है और क्या क्या बुक्स जो है होनी चाहिए, आप उसको पढ़ें और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो स्ट्रेटजी यही है कि जैसे ये एग्ज़ाम आपको पता ही है कि पार्ट ए और पार्ट बी दो इसके पार्ट होते हैं। और ये एग्ज़ाम होता है 150 मार्क्स का, जिसमें से आपको 90 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। तो आपका जो है क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि मैं 90 कैसे लूँ और मेरा ये एग्ज़ाम स्कोर जो है मतलब अच्छे से हो जाए और मैं इसको क्लियर कर पाऊँ। तो बेसिकली आपका टारगेट बन गया 90 मार्क्स का, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है डिमांड करता है सिर्फ पासिंग के लिए। इसमें मार्क्स कितने आए वो डिपेंड नहीं, मतलब उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर 91 है तब भी आप पास ही माने जाते हो और अगर आपके 149 है तब भी आप पास माने जाते हो। तो जो भी एग्ज़ाम को दे रहा है वो, अगर आप चाहते हैं कि मेरा फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाए तो उसकी स्ट्रेटजी माइंड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के बेस पे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो पार्ट ए को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और पार्ट बी अगर उनका थोड़ा वीक भी है तब भी वो पास हो जाते हैं। या फिर वो क्या करते हैं, कुछ पोर्शन उठा लेते हैं पार्ट ए से और कुछ पोर्शन जो है सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तब भी वो क्लियर कर जाते हैं। तो आपके माइंड में होनी चाहिए अपनी खुद की स्ट्रेटजी कि मैं किस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करूं और किस किस सब्जेक्ट को लेके चलूं कि मैं 90 अबव स्कोर कर पाऊं ताकि मैं पास हो जाऊं इस एग्ज़ाम के लिए। तो यही इसकी क्राइटेरिया मतलब स्ट्रेटजी रहेगी एग्ज़ाम को क्लियर करने की। आपको सिर्फ 90 लेने हैं, आपको हाईएस्ट स्कोर नहीं करना है। ठीक है, मतलब कर सकते हो आप, बट उसका पासिंग वो फिर भी पास में ही काउंट होगा। तो जो भी आप स्ट्रेटजी बनाएं उसको माइंड में रखिए कि मैं पास कैसे हो सकता हूँ। अब हम बात करते हैं बुक लिस्ट के बारे में। बुक लिस्ट के लिस्ट से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एग्ज़ाम होता है पार्ट ए और पार्ट बी, मीन्स दो पार्ट होते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। पार्ट ए होता है 90 मार्क्स के लिए और पार्ट बी होता है 60 मार्क्स के लिए। तो टोटल 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम रहेगा। पार्ट ए में आता है CDP, हिंदी, इंग्लिश और जो कि लैंग्वेज का पार्ट रहेगा। फिर मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जी के एक पोर्शन में काउंट होते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए। और पार्ट बी होगा हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक साल में आप एक ही सब्जेक्ट के लिए HTET दे सकते हैं 4 लेवल्स। जैसे आप सेकंड लेवल के लिए भर रहे हैं तो एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। इसी तरह से अगर आप PGT लेवल के लिए भर रहे हैं तब भी आप वन टाइम में एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी बुक लिस्ट के बारे में जो मैंने फॉलो की थी। तो और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना HTET जो है वो क्लियर किया था। तो हम बात करते हैं CDP के बारे में। CDP जो है मैंने कहाँ से की। CDP बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। साथ ही साथ अगर आपका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उसमें भी CDP आएगा तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगी। ठीक है, तो मैंने इसके लिए फ़ॉलो की है जैसे वैसे तो मैंने BEd की बुक्स को फॉलो किया था और फिर उसके बाद मैंने ये वाली बुक जो है R गुप्ता की बुक है। ये साइंस का मेरा सब्जेक्ट था तो मैंने लेवल 2 के लिए साइंस ही ली थी।
ये वाली बुक। और इस बुक में सीडीपी वगैरह हिंदी इंग्लिश मतलब सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, साइंस भी दी हुई है इस बुक के अंदर। तो मैंने इस बुक को फॉलो किया था। इससे क्या हुआ, इससे मुझे आइडिया हो गया कि मुझे किस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर मैंने उठाई थी यहाँ से निशा शर्मा मैम के यूट्यूब चैनल, कि जितने भी क्वेश्चंस मैम सोल्व करवाती थी मैं साथ साथ करती जाती थी। उससे मेरी सीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि मैंने एचटेट भी क्लियर किया और फिर मैंने सीटेट भी उसी के साथ साथ क्लियर मेरा हो गया था। तो इसमें मैंने सीडीपी में यही किया है कि मैंने बीएड की बुक्स के लिए मतलब टॉपिक उठाए थे कि ये टॉपिक एचटेट में आता है, तो मैंने वो बीएड की जो बुक्स होती थी उसमें से सर्च आउट कर लिया था। फिर मैंने ये वाली बुक उठाई थी आर गुप्ता की, और फिर लास्ट जो थर्ड स्टेप था उसमें मैंने यूट्यूब चैनल देखा था निशा शर्मा मैम अचीवर्स एकेडमी वाला, उससे मैंने जो है प्रैक्टिस की थी। ये थी सीडीपी। फिर लैंग्वेज के लिए मैंने फ़ॉलो किया था एसपी बख्शी को। इसमें 15 मार्क्स की इंग्लिश आती है, तो मैंने ये ही बुक उठाई थी और इसी को फॉलो किया। और ये बुक मुझे लगता है हर टीचिंग एग्ज़ाम में, टीचिंग क्या हर एग्ज़ाम में, या एसएससी हो एचएसएससी हो कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। फिर मैंने ये ली थी अरिहंत की बुक, मैंने इसी से किया है हिंदी को, अपना ग्रामर वगैरह वाला पोर्शन इसी बुक से किया है। ये है इसमें जो है काफ़ी अच्छी दी हुई है, बट इसके अंदर क्या है कि जो एमसीक्यू है ना वो कम दिए हुए हैं। अगर आप एमसीक्यू वगैरह करना चाहते हैं और अच्छा अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप वास्तुनिष्ठ की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, वो हिंदी के आती है वो भी, बट मैंने इससे अच्छा स्कोर कर लिया था। मैथ के लिए मैंने आर.एस. अग्रवाल की बुक ली थी। ये जो मेरा फर्स्ट पेज वही फट चुका है, तो कोई बात नहीं, इसका काम अच्छा हो गया है। तो ये आर.एस. अग्रवाल की बुक आप भी ले सकते हैं। जो आपका एचटेट में मैथ आता है वो इतना हाई लेवल का नहीं होता कि एसएससी सीजीएल लेवल का हो, नहीं, वो बहुत ही मतलब जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं वो अगर आप बेसिक क्लियर है तब भी आप क्रैक कर पाओगे। मैथ इतना टफ नहीं आता है, बिल्कुल भी टफ नहीं होता है मैथ। और फिर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग तो मैंने टॉपिक वाइज जो यूट्यूब से सर्च किया और रीजनिंग हो गई थी। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे हर एक चैप्टर के, मतलब मैं ट्रिक पे नहीं गई थी, मैं सिर्फ बेसिक्स को फॉलो किया है रीजनिंग की भी और मैथ की भी, और मैंने ये जो अच्छा स्कोर किया था यहाँ से। फिर बात आती है हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक बहुत ही अच्छी बुक है ये, महारा हरियाणा के नाम से आते हैं केसी पब्लिकेशन की। इसके अलावा मुझे कोई भी बुक अच्छी नहीं लगी, मतलब जो भी मैंने पहले ख़रीदी थी मुझे लगा कि मैंने पहले से ही ये वाली बुक मेरे पास क्यों नहीं है। इसको पढ़ने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, इसके सारे डाउट जो हरियाणा जीके के इसमें से क्लियर हो जाते हैं। मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप हरियाणा जीके के लिए कोई भी बुक ले रहे हैं तो ये वाली बुक लें, ताकि ये आपको हर एग्ज़ाम में जो है आपकी हेल्प करे। इससे बाहर हरियाणा जीके नहीं आती है। तो आप स्टार्टिंग से ही इतनी अच्छी बुक लेके चलोगे तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होने वाला है। फिर बात करते हैं, देखो मैं बीएड की बुक को भी उठा के लेके आई हूँ कि हाँ मैं शो अप कर सकूँ, इन्हीं बुक से मैंने मतलब कोई टॉपिक को उठाया था। बात करते हैं सब्जेक्ट की, जो कि आपका 60 मार्क्स का रहने वाला है। तो मैं कहूँगी कि आप एनसीईआरटी फॉलो करें। अगर आपका टीजीटी लेवल का है तब भी आप 6 से लेकर के 12th तक की सारी एनसीईआरटी पढ़िएगा। अगर आप लगता है कि मुझे इन बिटवीन हमारे मार्क्स आ जाए लाइक 35-40, तो मैं कहूँगी कि आप 6 से लेकर के 10th तक एनसीईआरटी पढ़िए साइंस की। फिर आप बायो को प्रेफरेंस दीजिएगा, बायो क्योंकि जल्दी याद भी हो जाती है। और उस जिसका सब्जेक्ट ही फिज़िक्स है वो केमिस्ट्री है तो वो ऑब्वियसली अच्छा कर पाएंगे। तो अगर किसी का इन केस क्या होता है कि 10 ईयर के बाद कोई लेडी दे रही है एग्ज़ाम को, या 15 ईयर्स के बाद दे रही है, तो मैं कहूँगी कि न्यूमेरिकल तो फॉलो हो ही नहीं पाते हैं, तो फिज़िक्स करने का यहाँ पे इतना फ़ायदा नहीं हो पाता है। बट हाँ, आप थ्योरीज़ को रिवाइज़ कर सकते हैं काफ़ी, मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेंड कर पाए। तो एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे चाहे आप नॉन मेडिकल से हो चाहे मेडिकल से हो, अगर आप बायो कर लेते हैं 11th की भी और 12th की भी, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मतलब अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को भी देने जाएंगे तब भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगी।
तो मैं मेरी बुक लिस्ट यही थी और इसी से मैंने क्रैक किया है। आप भी इन बुक्स को फॉलो कीजिए और आप भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। स्ट्रेटजी बनाइए माइंड में कि मुझे क्या फॉलो करना है, क्या मुझे इजी लगता है, क्या मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बेस पे 90 मार्क्स का मना के चलिए कि मैं 120 वहाँ पे कर पाऊँ, तो एटलीस्ट मेरे 90 या मैं पास हो जाऊँ अच्छे मार्क्स से। तो ये रहा मेरा एचटेट का। तो आप भी इसको फॉलो कीजिएगा बुक्स को। आई होप कि ये बुक्स आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ नए एग्ज़ाम के साथ मिलेंगे या फिर कोई स्टडी व्लॉग के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।